नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ईरान में पिछले कुछ दशकों से एक दिलचस्प लेकिन विवादास्पद स्थिति बनी हुई है। आमतौर पर दुनिया के कई देशों की बात करेंगे जहां पर महिलाओं को शिक्षा और नौकरी में पीछे माना जाता है, इसीलिए उन्हें आरक्षण या फिर विशेष मौके दिए जाते हैं, अवसर दिए जाते हैं। लेकिन ईरान में इसका मामला बिल्कुल उल्टा है। कैसे? यहाँ विश्वविद्यालयों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा तादाद में सफल होने लगी हैं। कई महत्वपूर्ण कोर्सेज जैसे कि मेडिकल इंजीनियरिंग में लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसके बाद सरकार का फैसला रहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो पुरुष पीछे रह जाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ पुरुषों के लिए आरक्षण यानी कि मेल कोटा सिस्टम। ईरान की शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि ईरान में विश्वविद्यालय में प्रवेश आसान बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए एक बहुत कठिन राष्ट्रीय परीक्षा होती है जिसे कहा जाता है कॉनकोर एग्जाम। कॉनकोर एग्जाम क्या होता है समझिए। पूरे देश के छात्र ये परीक्षा देते हैं। एक तरह से ये भारत के जेईई या फिर एनईटी के जैसा है, नीट के जैसा है। इसी के आधार पर तय होता है कि किसे कौन सा कॉलेज कोर्स मिलेगा। खास बात, इस परीक्षा में लड़कियां लगातार बेहतर प्रदर्शन करने लगी। महिलाओं की बढ़ती हुई सफलता ईरान में सन 2000 के बाद एक बड़ा बदलाव नजर आया। यूनिवर्सिटीज में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 60% से ज्यादा हो गई। कई टॉप कोर्सेज में लड़कियों ने बाजी मार ली, जैसे कि मेडिकल और साइंस जैसे क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ भी लड़कियां आगे ही नजर आ रही हैं। और ऐसा हुआ क्यों? इसकी मुख्य वजह है लड़कियों का पढ़ाई पर ज्यादा फोकस होना, लड़कों का जल्दी नौकरी या फिर काम में लग जाना, सामाजिक दबाव। लड़कियों के लिए शिक्षा ही आगे बढ़ने का रास्ता है। प्रतिस्पर्धा में लड़कियों का बेहतर प्रदर्शन लगातार नजर आ रहा है। और फिर इसके बाद सरकार की चिंता यहां से शुरू होती है। जब ये ट्रेंड बढ़ा तो ईरान सरकार को लगा कि अगर यही चलता रहा तो समाज में पुरुषों की भूमिका कमजोर हो जाएगी। ग्रामीण और पारंपरिक समाज की अब बात करेंगे जहां पर पुरुषों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। कुछ नीति निर्माताओं ने यह तक कह दिया कि महिलाएं ज्यादा पढ़ेंगी तो परिवार की प्रणाली पर असर पड़ेगा। ये ईरान की बात है और यहीं से शुरू हुआ पुरुष आरक्षण। सरकार ने कई कदम उठाए। सीटों का बंटवारा हुआ जिसमें जेंडर कोटा लगाया गया। कुछ कोर्सेज की बात करेंगे, पुरुषों के लिए सीटें तय कर दी गई हैं, महिलाओं के लिए सीमित सीटें रखी गई हैं। कुछ विषयों में महिलाओं पर रोक लगाई गई है। विश्वविद्यालयों में महिलाओं को कुछ कोर्सेज में प्रवेश ही नहीं दिया गया। अलग अलग प्रवेश नियम हैं। एक ही कोर्स में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कट ऑफ तय किया गया है और अलग सीट वितरण भी किया गया है। किन कोर्सेज में ज्यादा असर पड़ा है? इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जेंडर कोटाज लागू हुए हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, चिकित्सा, विज्ञान, साइंस, कृषि और तकनीकी कोर्सेज। मतलब जिन क्षेत्रों में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं उन क्षेत्रों में इसका असर हुआ है। महिलाओं के साथ असमानता हुई है। कई मामलों में लड़कियों के ज्यादा अंक होने के बावजूद उन्हें सीट नहीं मिली, जबकि कम अंक वाला लड़का चयनित हो गया है। प्रतिभा का नुकसान हो रहा है। बेहतर छात्र जिसमें महिलाएं हैं वो बाहर रह जा रही हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। निराशा और विरोध भी इस दौरान देखने को मिला। कई छात्रों ने इसे अन्याय बताया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना हुई। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं सामने आई। ईरान की इस नीति की आलोचना कई संस्थानों ने की, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच। इन सभी का कहना है कि ये नीति लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। सरकार ने भी पक्ष रखा। ईरान सरकार का तर्क सामने आया कि संतुलन जरूरी है। शिक्षा में दोनों का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सामाजिक ढांचा इक्वल होना चाहिए। पारंपरिक समाज में पुरुषों की भूमिका जरूरी है। ये सरकार का तर्क था। ग्रामीण इलाकों में भी समस्याएं हैं। यहाँ लड़के शिक्षा से कोसों दूर रह जा रहे हैं। अब ऐसा असली सवाल क्या है? क्या ये सही है? ये मुद्दा बहुत जटिल है। समर्थन करने वाले कहते हैं कि पुरुषों को भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए। शिक्षा में इम्बैलेंस ठीक नहीं है। विरोध करने वाले कहते हैं कि ये मेरिट के खिलाफ है और महिलाओं को जानबूझकर रोका जा रहा है। दो तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। अब थोड़ा सा इंडिया से तुलना कर लेते हैं। भारत में महिलाओं का आरक्षण नहीं है, बल्कि प्रोत्साहन उनको मिलता है। ज्यादातर आरक्षण जाति और आर्थिक आधार पर मिलता है और दोनों को ही मिलता है। ईरान का मॉडल इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ महिलाओं को रोककर पुरुषों को आगे बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाते हुए देखा जा रहा है।
क्या आज भी ये नीति जारी है? ईरान में ये नीति समय समय पर बदलती रही है। कुछ सालों में कड़े नियम आए, कुछ सालों में इसमें ढील दी गई, लेकिन जेंडर कोटा का विचार पूरी तरह खत्म नहीं हो पा रहा है। गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, असली समस्या क्या है। ये सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं है, ये जुड़ा हुआ है समाज की सोच से, लैंगिक भूमिकाओं से, आर्थिक ढांचे से, राजनीति से भी। और इसी तरीके से एक सरल उदाहरण के जरिए आपको समझाती हूं कि मान लीजिए 100 सीटें हैं, 70 लड़कियां उसमें योग्य हैं, 30 लड़के योग्य हैं, लेकिन नीति कहती है कि 50 सीटें लड़कों के लिए आरक्षित हैं। तो क्या होगा? 20 योग्य लड़कियां बाहर हो जाएंगी, अंक कम होने वाले लड़कों को प्रवेश मिल जाएगा। और यही असली विवाद है, यही असली समस्या है। ईरान में पुरुष आरक्षण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब कोई एक समूह तेजी से आगे बढ़ता है तो सरकारें कभी कभी संतुलन के नाम पर हस्तक्षेप करती हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या संतुलन बनाने के लिए योग्यता से समझौता करना चाहिए, और क्या यह सही है? अंतिम बात, ईरान का ये मॉडल दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। क्या जेंडर इक्वालिटी का मतलब बराबरी है, या संख्या को बराबर करना ही मात्र लक्ष्य रह गया है? इस पर बहस अभी भी लगातार पूरी दुनिया में जारी है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए, इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।